हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा। आज क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एनसीईआरटी मैथ के बुक का चैप्टर 3 है जिसका आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें कि हमने पॉलिनोमियल्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस 2 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट्स को अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और उसका प्लेलिस्ट बनाए हैं। उसमें चैप्टर वाइज सारे प्लेलिस्ट बने हैं, जिसको जो मतलब स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं उसको जाकर प्लीज़ एक बार देख लें, जिससे कि उनका जो पिछला चैप्टर छूटा वो कंप्लीट हो सके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि दोस्त फ्रेंड्स कि जो चैप्टर का नेम है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? पहले बात यही आती है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो वो होता क्या है। तो जो चैप्टर का नाम है उसी चैप्टर के नेम में उसका डेफिनेशन है, बट देखो कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं उसको। तो यहाँ लिखा हुआ है कि टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर लीनियर पेयर। या तो हम इसको लीनियर पेयर कहते हैं या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज लीनियर पेयर। आप लोग भी जानते हैं कि लीनियर पेयर होता क्या है, या लीनियर इक्वेशन व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो एक बार हम थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री 1 हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिख दें कि 2x + 5 = 0, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इसकी केवल बात करें कि यह कितना a क्या है, तो यह क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब इक्वल टू का साइन लिखकर हम 0 लिख देते हैं तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन तो पता चल गया है कि यह तो लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि पेयर ऑफ, मतलब कि इस लीनियर इक्वेशन का पेयर होना चाहिए। इट मीन्स कि दो पेयर होना चाहिए। इसके बाद भी लिखा हुआ है इन टू वेरिएबल्स। अगर टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, एक सिंगल वेरिएबल्स है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये होता है मेरा लीनियर इक्वेशन। जब इसी में हमारे 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे तो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि अगर हम एक x लिखें तो हम इसको लिख दें 2x + 5y = 5। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल क्या है, y, तो 2 वेरिएबल हो गया। अब बात आती है कि अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, तो हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि 2x + 3y + 5 = 0, 3x + 2y + 10 = 0। यहाँ पर 2 इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब 2 पेयर है, एक इक्वेशन ए और एक इक्वेशन ए है, जिसमें अगर वेरिएबल की बात करें तो इसमें भी 2 वेरिएबल और इसमें भी 2 वेरिएबल है। तो अगर इस तरह के कहीं भी इक्वेशंस लिखे हुए हैं, 2 इक्वेशन एक साथ में लिखे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी इक्वेशन हो अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या लीनियर पेयर। इसको बोलेंगे जब इस फॉर्म में रहेगा तब। फॉर्म में क्या है कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि जो a1 और b1 है, a2 और b2 है, अगर इसकी वैल्यू a1 एंड b1 डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a1 और b1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होती है तो लीनियर पेयर नहीं होगा,
अगर जीरो नहीं होगी तभी होगा। उसी तरह इसमें भी है A2 और B2, A2 एंड B2 डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर A1 और B1 की भी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर भी A2 और B2 की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी तो ये लीनियर पेयर रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। अब बात आती है कि यहाँ पर कि जो A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, उसकी वैल्यू कौन से नंबर होती हैं। यहाँ पर लिखा है वेयर A1 A2 B1 B2 C1 C2 आर रियल नंबर। इट मीन्स कि जो यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक रियल नंबर होनी चाहिए। अब आई होप कि आप लोग रियल नंबर जानते होंगे कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर और रियल नंबर होता है, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, सभी के सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। सच डैट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी एक टर्म एंड कंडीशन है कि A1 प्लस B1 स्क्वायर करेंगे तो इसकी इक्वल टू जीरो नहीं होनी चाहिए। उसी सेम टाइप्स में भी लिखा है कि A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर भी जब करेंगे और उसको प्लस करेंगे तो दोनों की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आप लोग को अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब मीनिंग समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि सपोज कर ले कि लीनियर इक्वेशन या लीनियर पेयर का इक्वेशन है, उसको हमको सलूशन करना है, तो हम कैसे सलूशन करते हैं या उसको सलूशन करने के कितने मेथड हैं, या हम बोल सकते हैं कि सलूशन करते हैं तो हम जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं इसको हम किस किस मेथड से सलूशन करने के जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व्ड बाय द, मतलब कि अगर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है या सॉल्व करना है तो उसको यहाँ पर हम दो मेथड से पढ़ेंगे। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। जो ग्राफिकल मेथड है उसके बारे में और जो अलजेब्रिक मेथड है उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ग्राफिकल मेथड देखिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने बताया कि दो मेथड्स होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या सोल्यूशन करने के दो मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जो है उसमें होता है कि द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर ऑफ लाइंस। जैसा कि दो इक्वेशन होता है, जब हम दो इक्वेशंस को आपस में ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें देखिए तीन सिचुएशंस बनते हैं। वह तीन सिचुएशंस क्या क्या होते हैं, इस तीन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसका सोल्यूशन करते हैं। जैसा पहला सिचुएशन जो है वो है कि इफ द पेयर इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट देन दैट पॉइंट्स is the unique common solution of the two equation. In this case the pair is consistent. अब बात है कि what is consistent, तो consistent जो consistent हो उसका मतलब क्या हुआ, तो consistent का मतलब होता है कि जो मतलब मेरा इक्वेशन दिया दोनों के दोनों इक्वेशन क्या है, एग्जैक्टली सही है और उसका सलूशन हम कर सकते हैं। अब ग्राफ पे जब हम दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, दो इक्वेशन दिए दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर एक दिया हुआ है ए एक्स एक्सिस है और ए एक्स एक्सिस है और ए वाई एक्सिस है, अगर इसके दो इक्वेशन दिए हैं, जब उस दो इक्वेशन को हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे तो सपोज करो एक ऐसे रिप्रेजेंट रहा और एक ऐसे, तो ये जो पॉइंट हो रहा है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है, इस तरह से हम यहाँ से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो रहा है इससे क्या पता चलेगा कि इसके जो सोल्यूशन होंगे मात्र एक सोल्यूशन होंगे यूनिक सोल्यूशन, उसके मात्र एक ही सोल्यूशन होंगे जो यूनिक सोल्यूशन होगा और उसकी वैल्यू जो एक पॉइंट होगी वही होगी। सेकेंड है कि इफ द पेयर कंसिडर्स कोइंसाइड है कोइंसाइड्स, इफ द पेयर कोइंसाइड्स देन इट हैज इनफाइनाइटली many solutions, each point on the line being a solution. In this case the pairs is consistent. इसका मतलब क्या है, coincide का मतलब क्या होता है, coincides का मतलब क्या होता है कि जो मेरा x और y
दो जो मेरे एक्सिस हैं इस पर अगर कोई भी लाइन हम जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी इक्वेशन जो दिया हुआ है लीनियर पेयर का, उसको जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे एक लाइन हमने रिप्रेजेंट किया ऐसे है, तो सेकेंड वाला कोइंसाइड्स का मतलब हुआ कि सेम उसी लाइन पर वो भी क्या होगी, ओवरलैप करेगी। जैसे अगर एक ए शो कर रहा है तो दूसरा भी लाइन हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी इसी के जस्ट ऊपर से ही क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। तो इसका मतलब होता है कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स में का मतलब हो गया कि एक लाइन ऐसे है, दूसरी उसी पे से ऐसे होकर जाएगी, तो उसका मतलब होता है क्या, कोइंसाइड्स। जब कोइंसाइड्स होगी तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, अनगिनत सोल्यूशन होंगे। तीसरा, और यहाँ पर कंसिस्टेंट का मतलब कि वह भी जो इक्वेशन दिया है वो भी एग्जैक्टली क्या है, सही है, और उसका हम सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन द पेयर हैज नो सॉल्यूशंस एंड इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। मतलब जब दो लाइन दिया हुआ है, सपोज चलो कि एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हम और दिया है जो जिसको रिप्रेजेंट करे कुछ इस तरह से जा रहा है, इसका देख रहे हैं कि ये जो दोनों के बीच का गैप है, दोनों लाइन के बीच का जो गैप है ये क्या है, सेम है या इक्वल है, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन होंगे तो उसके क्या होंगे, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब उस दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पर लिखा है एंड इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों इक्वेशन दिए दोनों इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है, गलत है, इसलिए हम उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट का मतलब इक्वेशन सही है, उसका सोल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब इक्वेशन गलत है, रॉन्ग है, उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो देखें कि ग्राफिकल मेथड से जो सोल्यूशन करने के जो तरीके हैं उसको तीन कंडीशंस बनते हैं। इस तीन कंडीशंस में है कि एक तो इंटरसेक्ट करेगी, दोनों पेयर जो इक्वेशन दिया रहेगा दोनों को जब ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक दूसरे को कट करेगी। दूसरा दिया है कि कोइंसाइड्स, मतलब कि एक लाइन जो आप रिप्रेजेंट कर दिए तो दूसरा उसी पे क्या करेगी, ओवरलैप करेगी, मतलब उसी के ठीक ऊपर से गुजरेगी, तो उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तीसरा मैंने बताया कि लाइन क्या होगी, पैरेलल। जब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। जब पैरेलल होगी तो इसकी कोई सोल्यूशंस नहीं होंगे और उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि दो के दोनों इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है और इसका सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। अगला मेथड हम देखते हैं अलजेब्रिक मेथड। देखते हैं आप अलजेब्रिक मेथड कि व्हाट इज अलजेब्रिक मेथड। अगर हम जैसे देखें कि जो ग्राफिकल मेथड था, ग्राफिकल मेथड के भी तीन सिचुएशंस बन रहे थे या तीन कंडीशंस बन रहे थे, जिसको हम उसको जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उससे उसका सोल्यूशन निकल कर आएगा। अब हम जब इसको अलजेब्रिक मेथड से सोल्यूशन करेंगे तो उसको सोल्यूशन करने के कितने मेथड हैं, अब हम उसको देखते हैं। जैसे अब लिखा है वी हैव ऑलरेडी टेकन द फॉलोइंग मेथड्स फॉर द फाइंडिंग द सोल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जितने भी लीनियर इक्वेशन है उसका सोल्यूशन हम इस मेथड से भी एज इट इज वही वैल्यू निकालेंगे जो वैल्यू हम अलजेब्रिक मेथड से ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं। मतलब कि अगर हम ग्राफिकल मेथड से करें तो जो भी पेयर रहेगा, लीनियर पेयर रहेगा, उसका जो भी सोल्यूशन होगा, जो भी आंसर आएगा उसका अलजेब्रिक मेथड से भी सोल्यूशन करेंगे, सेम वही कंडीशंस होंगे, वही वैल्यू होगी। तो इसको सोल्यूशन करने के हम तीन मेथड हैं जो कि यहाँ पर हमको पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये तीन मेथड जब हम एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे तो एक एक मेथड से एक एक क्वेश्चंस को हम सोल्यूशन कराकर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। हम चाहे कोई भी लीनियर इक्वेशन है, अगर हम उसका सोल्यूशन चाहे इस मेथड से करें, चाहे इस मेथड से करें, चाहे इस मेथड से करें, आंसर हर एक कंडीशन में सेम आएगा, बट उसको करने के जो तरीके हैं अलग अलग हैं। तो हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें क्वेश्चंस जो भी दिया हुआ है उसमें मेथड से भी सोल्यूशन करने के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जब उसको सोल्यूशन करेंगे तो हम इसको मेथड बताएंगे कौन सा मेथड किस तरह से हम सोल्यूशन करते हैं। और इसमें कभी कभी तो बोर्ड के एग्जाम में ये वाला मेथड अक्सर करके पूछ देता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या तो फिर एलिमिनेशन मेथड से या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई एक मेथड से सोल्यूशन करने के लिए इक्वेशन देता है तो उसमें मेथड भी लिखता है कि इस मेथड से सोल्यूशन आपको करना है। ये तो आपकी बात हुई। अब इसमें होता है कि जब दो इक्वेशन दिए हुए हैं हमको, जब लीनियर पेयर के दो इक्वेशन दिए हुए हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कैन अराइज। मतलब जब यह दो इक्वेशन दिए हैं तो उस दो इक्वेशन से हमको कौन कौन से कंडीशंस निकल सकते हैं, उसमें से क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं, कौन कौन सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 3 कंडीशंस बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को लर्न करना है। अगर आप पेन कापी लेकर नहीं बैठे हैं, इसको नहीं नोट कर रहे हैं, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो 3 हैं इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इसमें से क्वेश्चंस जरूर पुटअप किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पहला कंडीशन है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, कि जो ये दोनों इक्वेशंस दिए हैं लीनियर पेयर के, अगर उसमें a1 की जो वैल्यू है a2 की वैल्यू है, b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू, दोनों को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे और दोनों को वैल्यू जब आपस में इक्वल नहीं रहेगी तो उस कंडीशन में होगा मेरा क्या कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन कंसिस्टेंट। तो उस कंडीशन में जो इस लीनियर पेयर का सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि दोनों के दोनों जो लीनियर पेयर का इक्वेशन दिया है दोनों सही है और उसका हम सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। बात आती है कि आप सॉल्यूशन कर सकते हैं तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मात्र एक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसको आपको लर्न करना है। सेकंड कंडीशन है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। जब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू जब हम इस सिचुएशन में लिखेंगे तो उस सिचुएशन में जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 के अकॉर्डिंग होगा, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। मतलब कि जो लीनियर पेयर का इक्वेशन दिया है वह इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि दोनों के दोनों इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है, उसमें कुछ फॉल्ट है, उसका हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया है कि इसके नो सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इट मीन्स कि जो ये दो लीनियर पेयर दिया हुआ है उसकी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू जो है आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और कंसिस्टेंट होंगे। मतलब यहाँ पर लिख दिया है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब कि कंसिस्टेंट होगा, मतलब कि कंसिस्टेंट का कि इसके जो दोनों लीनियर पेयर की इक्वेशन दी वो क्या है, एकदम एग्जैक्टली सही है और इसका सॉल्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं। कितने सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं कि दोनों आपस में जब इक्वल नहीं होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ए आपस में इक्वल होगा बट ए नहीं होगा तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। आई होप कि ये जो मेरा एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन क्लास था, आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें जो जो टॉपिक था मैंने कोशिश किया कि पूरा कवर किया जाए और कवर हुआ है। अब हम जो अगली वीडियो लेकर आएंगे इसकी एक्सरसाइज की वीडियो होंगी। प्लीज़ आप लोग इसको जब भी वीडियोस पे देखते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कन्फ्यूजन होगा। थैंक यू सो मच।